दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2021 को आयोजित पीजीटी सिविक्स यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक हल, जो आपके प्रश्न पत्र के मूल्यांकन और मिलान करने में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र 2021 का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज का जो प्रश्न पत्र है, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवायथन, ऑन लिबर्टी और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑन लिबर्टी। दोस्तों ऑन लिबर्टी जो है ये संविदावादी विचारक की रचना नहीं है। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, लेवायथन थॉमस हॉब्स की रचना है और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये जॉन लॉक की रचना है। और आप जानते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो संविदावादी विचारक माने जाते हैं। ऑन लिबर्टी जो है जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है, जो एक उपयोगितावादी विचारक माना जाता है। तो उत्तर है ऑप्शन सी, ऑन लिबर्टी संविदावादी विचारक की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ऑप्शन है आपके टेरी, मैकफारलैंड, हर्बर्ट साइमन और रे ए किलियंस। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, रे ए किलियंस। दोस्तों रे ए किलियंस का कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। टेरी दोस्तों इन्होंने निर्णयन की परिभाषा देते हुए कहा है कि निर्णयन किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। तो सही उत्तर है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि है, रे ए किलियंस की जो है उनका वक्तव्य या कथन है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 15 अधिकरण हैं कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो उत्तर है ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता शामिल है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है। ऑप्शन देखिए, एक वर्गीय संस्था है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में पूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्य एक वर्गीय संस्था है मार्क्सवादियों के अनुसार। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी नहीं बल्कि उदारवादी विचारक माने जाते हैं, जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि लाल बाल पाल के त्रिगुट के नाम से जाना जाता है, ये राजनीति में अतिवादी या उग्रवादी विचारक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। तो दोस्तों एंड ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का अंत जो है ये फ्रांसिस फुकुयामा का दर्शन है। तो उत्तर है दोस्तों उदारवादी प्रजातंत्र या उदारवादी पूंजीवाद की विजय को इतिहास के अंत के रूप में फ्रांसिस फुकुयामा ने वर्णित किया है और एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये फ्रांसिस फुकुयामा की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है। ऑप्शन है सर हेनरी मैन, हॉब्स, बोदा और लास्की। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो हेनरी मैन और लास्की दोनों ही जो है संप्रभुता सिद्धांत के आलोचकों में आते हैं, लेकिन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक जो है ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक और उनके द्वारा प्रतिपादित और समर्थित सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए मिलान करते हैं दोस्तों। मिलान आपका सही मिलान कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए का चौथा यानी मार्गेनथाउ जो हैं ये यथार्थवादी दृष्टिकोण के विचारक हैं। बर्नार्ड कोहेन जो हैं दोस्तों ये निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित हैं।
इसके अलावा देखिए मार्टन कैप्लान आप जानते हैं व्यवस्था सिद्धांत या सिस्टम थियरी के प्रतिपादक हैं और एमाइल बर्ड खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। तो हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और समर्थकों से संबंधित जो है आपकी सूची दी गई है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दोस्तों दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत रहा है डिवाइन ओरिजिन थियरी ऑफ स्टेट, जेम्स प्रथम इसका समर्थक रहा है, ये सही है। शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर, ये भी सही है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनान नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण जो समर्थक हैं ये हैं दोस्तों हेनरी मैन। तो मातृसत्तात्मक के जेंक्स। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण समर्थकों में हेनरी मैन का नाम आता है, मैक्लेनान का नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, 1975 से 1985 का जो दशक रहा है उसको संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है। यहाँ पर देखिए 1976 से 1985 दिया है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1976 से 1985। अगला प्रश्न एक कथन है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, ये किसका दिया हुआ नारा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि बी एजुकेटेड, बी इग्नाइटेड एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास, ये आपका सही सुमेलित है। पैरेटो का माइंड एंड सोसाइटी, ये भी सही सुमेलित है। रॉबर्ट मिचेल्स का है पॉलिटिकल पार्टीज, सही सुमेलित है। लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशंस, तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। लिपसेट की रचना वेल्थ ऑफ नेशंस नहीं, बल्कि वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोक निगम या पब्लिक कारपोरेशन, देखिए पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि लोक निगम का उत्तरदायित्व तो होता है किसके प्रति? नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक निगम का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन आपको करना है, किस तरह से करेंगे? महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज, ए का दूसरा हो जाएगा। बी आर अंबेडकर का हो जाएगा दोस्तों एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। एम एस गोवलकर की कृति है बंच ऑफ थॉट्स, सी का पहला हो जाएगा। और बी डी सावरकर की है दोस्तों हिंदुत्व। तो देखिए सही जो सुमेलन हो जाएगा आपका सूची 1 का सूची 2 से, वो हो जाएगा आपका 2, 3, 1 और 4। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। यूथांट, कुर्ट वाल्डहाइम, ट्रिगवेली और ड्रैग हैमरशोल्ड। तो आप जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। और इनका देखिए केवल एक ही ऑप्शन है ट्रिगवेली, यानी 3 ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2, यानी ट्रिगवेली के बाद ड्रैग हैमरशोल्ड, फिर यूथांट, उसके बाद कुर्ट वाल्डहाइम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की है? मेयो, विलियम जी स्कॉट, हर्बर्ट साइमन या बर्नार्ड? तो दोस्तों सत्ता के सहमत मॉडल की रचना, ये प्रश्न खोजने पर अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कंसेंट मॉडल ऑफ अथॉरिटी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो इसको हम यहाँ पर स्टार कर रहे हैं, आयोग द्वारा जब उत्तर कुंजी दे दी जाएगी तो उससे हम इसका उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुसोलिनी का कथन है।
अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो उत्तर है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य यानी आवश्यक है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये वक्तव्य जो है आदर्शवादियों यानी आइडियलिस्ट थिंकर से संबंधित है, क्योंकि आदर्शवादी विचारक राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? ऑप्शन है मैत्री संधियां और प्रतिमैत्री संधियां, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति और अहस्तक्षेप। तो सही उत्तर है दोस्तों क्षतिपूर्ति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन क्षतिपूर्ति नहीं है, बल्कि मैत्री संधियां, प्रतिमैत्री संधियां, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, इसके अलावा हस्तक्षेप, ये सब शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रमुख साधनों में शामिल हैं। अगला प्रश्न, एक कथन है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने ये विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? दोस्तों, इस प्रश्न को हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार सॉल्व कराया है। देखिए, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ये मिल का कथन है और इस कथन को उसने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यथार्थवाद के प्रवक्ता हैंस जे मार्गेनथाउ की रचना है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, यानी ऑप्शन ए एच जे मार्गेनथाउ द्वारा पॉलिटिक्स एमंग नेशंस की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके वार्ता, आन्वीक्षिकी, निरुक्त और त्रयी। तो सही उत्तर है वार्ता, आन्वीक्षिकी और त्रयी, ये कौटिल्य द्वारा मूल विद्याओं में शामिल हैं, लेकिन निरुक्त उसमें शामिल नहीं है। तो 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत यानी प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था सबसे पहले? तो उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु के द्वारा आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको संशोधित किया जाना चाहिए? तो उत्तर है दोस्तों प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल को संशोधित करना होगा यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन करना हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का जो है कानून व्यवस्था या जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण होता है। तो जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस पर सामान्य नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस पर आधारित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है ये सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 393 या अनुच्छेद 395। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 में ये वर्णित है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? देखिए, डी टाकविले, एफ ए हेयक, आर एस्टानी या आई बर्लिन यानी आइजिया बर्लिन। तो सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानने वाले विचारक आर एच टानी हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो उत्तर है ऑप्शन बी राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स के नियंत्रण में जिला और सत्र न्यायाधीश कार्य करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता माना जाता है? लास्की, लीकाक, हाब्स या फिर ग्राहम वालास? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राहम वालास। दोस्तों, ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता यानी एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है, किसने कहा है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, इसको हम आयोग के आंसर की से मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? ऑप्शन है आपके विवेकानंद, टैगोर, गांधी या अरविंद। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने यूरोपीय सभ्यता और उसके भौतिकवादी प्रवृत्तियों को देखते हुए ये टिप्पणी किया था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः, देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है ये मुख्यतः वैश्विक स्तर पर शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संबंध किससे है? तो ये शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? आपको बताना है। सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, चतुष्स्तंभी राज्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का संबंध टोटल रिवोल्यूशन यानी समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? देखिए दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो सही उत्तर है दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय शासन या उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है, जिसमें कार्यपालिका संसद या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको उत्तरदायी शासन कहा जाता है। उसमें विधायिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है। दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण ये संसदात्मक नहीं बल्कि अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताओं में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? आपको बताना है कि सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन सा है। तो सही उत्तर है सहायक अभिकरण का उदाहरण दोस्तों ये आपका नीति आयोग है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत ही यहीं से होती है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और आप जानते हैं न्यायमूर्ति मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन केस में सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कठोर संविधान क्या होता है? आपको बताना है कि एक कठोर संविधान क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से अलग विधि से संशोधित किया जा सके। यानी कठोर संविधान वो है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से अलग विधि से संशोधित किया जाए, उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। यानी कठोर संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता हो, उसको ही कठोर संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यानी यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है अरस्तु, सेंट टॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, ये परिभाषा अरस्तु की है, हम जानते हैं। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर सेंट टॉमस एक्विनास ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था और उसका मानना है कि ये ईश्वर और विवेक की विशुद्ध वाणी है। तो यहाँ पर अगर जो दूसरे वाले कथन को लिया जाए, यह ईश्वर और विवेक की विशुद्ध वाणी है, तो उसका उत्तर सेंट टॉमस एक्विनास होगा।
लेकिन केवल एक ही कथन लिया जाए कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, तो ये अरस्तु का है। इस प्रश्न को हम स्टार लगाएंगे। ये प्रश्न अरस्तु का या ये कथन अरस्तु का है, लेकिन आयोग इसमें से देखिए अरस्तु या सेंट थॉमस एक्विनास में किसको जो है सही उत्तर मानता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। सूची 1 में है पहले यूटोपियन समाजवाद। दोस्तों यूटोपियन या स्वप्नलोकी समाजवाद के प्रतिपादक सेंट साइमन हैं। फेबियन समाजवाद देखिए सिडनी वेब से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद GDH कोल। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों 1833 का अधिनियम, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद नाम दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? FMCT। दोस्तों FMCT जो है ये क्या है? FMCT ये आपका दोस्तों ये व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से संबंधित जो है संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ट्रिप्स का संबंध विश्व व्यापार से है और WSF का संबंध वैश्विक सामाजिक आंदोलन से है। तो देखिए 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट ये सही सुमेलित है। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जिन्ना का संबंध खिलाफत आंदोलन से नहीं बल्कि शौकत अली और मोहम्मद अली का संबंध खिलाफत आंदोलन से रहा है। MK गांधी चंपारण आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सही उत्तर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता या सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो सही उत्तर है दोस्तों पब्लिक कारपोरेशन जो है, पब्लिक कारपोरेशन टाइप का जो प्रशासन होता है वो सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। न्याय शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक में ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। और आप जानते हैं ऑस्टिन एकत्ववादी या एकलवादी संप्रभुता का महत्वपूर्ण प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में शक्ति में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है दबाव समूहों से संबंधित है। आपको बताना है कि दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। ऑप्शन देखिए संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या चुनाव लड़ना। तो सही उत्तर है चुनाव लड़ना। दबाव समूहों का काम क्या है दोस्तों? दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों में वृद्धि करने के लिए सरकार या सरकारी तंत्र पर दबाव बनाते हैं, जिसके लिए वो संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग जैसे साधनों का सहारा लेते हैं। चुनाव लड़ने का कार्य दबाव समूह नहीं बल्कि राजनीतिक दल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गुंडर फ्रैंक। दोस्तों गुंडर फ्रैंक ने अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी या निर्भरता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है आपके लिए। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ये कथन लाक का है।
अगला प्रश्न है छावनी बोर्ड के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आपका सही नहीं है कि इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। ये सही नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के जो सैन्य जनसंख्या है दोस्तों, जो कि सेना से या फोर्स से संबंधित होते हैं, उनके प्रशासन के लिए की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? देखिए ऑप्शन है लिंडसे, मेटलैंड, बोंदा और ऑटो वान गियर के। तो आप जानते हैं लिंडसे, मेटलैंड और ऑटो वान गियर के ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, जबकि बोंदा, ऑस्टिन, हॉब्स ये बहुलवादी सिद्धांत के नहीं बल्कि संप्रभुता के समर्थक विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और स्पेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेन। दोस्तों स्पेन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 58 है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था जो भी पहले हो, इतना होता है। तो सही उत्तर है 6 वर्ष यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन का विचार प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, वी.आई. लेनिन और जे. स्टालिन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, माओ त्से तुंग। दोस्तों माओ त्से तुंग ने कल्चरल रिवॉल्यूशन या सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जे.एफ. कैनेडी। देखिए जे.एफ. कैनेडी 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, देखिए सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों कई विचारकों ने हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था को सिर्फ पूर्व राजनीतिक माना है और कई विचारक इसको पूर्व सामाजिक मानते हैं, लेकिन सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा आपका, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। अगला प्रश्न है हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? तो दोस्तों हेयर प्रणाली जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन थॉमस हेयर के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है रॉबर्ट मिचेल्स, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सी राइट मिल्स ने शक्ति अभियान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों सी राइट मिल्स जो है अमेरिकी समाज वैज्ञानिक हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द पावर एलीट। द पावर एलीट पुस्तक में इन्होंने शक्ति अभियान का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है किसका मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी आपका संभावित उत्तर है, एल.डी. व्हाइट। अगला प्रश्न है विधायी कार्य करने के लिए भारत संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है दोस्तों आप जानते हैं संयुक्त बैठक को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहुलवादी महत्व देते हैं किसको? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, समूहों और संगठनों को। अगला प्रश्न है नगर राज्य का संबंध माना जाता है किससे?
तो उत्तर है प्राचीन यूनान यानी एंशियंट ग्रीस से संबंधित है नगर राज्य। और नगर राज्य को यूनान में दोस्तों पोलिस कहा जाता था, पोलिस, और इसका अर्थ वर्तमान में सिटी स्टेट या नगर राज्य से है। और पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति इसी पोलिस शब्द से हुई है, जो कि मूल रूप से यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की थी? ऑप्शन है आपके तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक और राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भूमिका। तो यहाँ पर जो संभावित उत्तर है ऑप्शन ए तार्किकता है, और लेकिन यहाँ पर हम स्टार करेंगे इसको, आयोग द्वारा जब उत्तर कुंजी आ जाए तो उससे हम मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ऑप्शन ए यानी प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, जबकि स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये के.सी. वीयर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? ऑप्शन है अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस या F.W. मैटलैंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, F.W. मैटलैंड। दोस्तों F.W. मैटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देता है। इसके अलावा जेलिनेक और लॉर्ड ब्राइस ने भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है हेगल, ग्रीन, बोसांके और बेंथम। तो उत्तर है ऑप्शन डी, बेंथम जो है आदर्शवादी विचारक नहीं बल्कि एक उपयोगितावादी विचारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? ऑप्शन देखिए, फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना ये सभी जो हैं कोल्ड वार से संबंधित घटनाएं हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में डेटांट या डिटेंट का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है दोनों के मध्य में तनाव में शिथिलता आना। दोस्तों डेटांट या डिटेंट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तनाव शैथिल्य या तनाव में शिथिलता, यानी डी एक्सेक्लेशन ऑफ टेंशन बिटवीन USSR एंड USA। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? ऑप्शन देख लेते हैं, विकेंद्रीकृत समाजवाद, साम्यवाद, गाइल्ड समाजवाद या फेबियन समाजवाद। तो सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया दोस्तों विकेंद्रीकृत समाजवाद या डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो सही उत्तर है दोस्तों सूत्र अभिकरण के पास जो है ये कार्य संपादन का एकाधिकार होता है। तो सही उत्तर है आपका देखिए ऑप्शन ए, सूत्र अभिकरण जो होता है इसके पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, आपको बताना है किसको? संसद को, उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को? दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हाफ्स, हालैंड, डिग्वी और ऑस्टिन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, हालैंड। दोस्तों ये कथन हालैंड का है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले कानूनों का समूह है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य क्या क्या रहा है और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, गेटेल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बेन या सिडविक। इसमें आपको बताना है कि ये कथन किसका है
कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में यानी भूतकाल में राज्य क्या रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, ये कथन गैटेल का है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो उत्तर है ऑप्शन ए, लोक निर्वाचन में मतदान करना। ये मूल कर्तव्यों के अंतर्गत या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत शामिल नहीं है। जबकि वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये किसका मत था? ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, टी.एच. ग्रीन, एच. जेलास्की और अर्नेस्ट बार्कर। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड एक्टन। देखिए, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वाले विचारकों में लॉर्ड एक्टन और एलेक्स डी टॉकविले का नाम महत्वपूर्ण है। ये कथन कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, लॉर्ड एक्टन का मत था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हेनरी फेयोल की रचना नहीं है, बल्कि ये मैक्स वेबर की रचना है। तो याद कर लीजिए, मैक्स वेबर की रचना है दोस्तों द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हेनरी फेयोल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सही सुमेलित है। वी आई लेनिन स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये भी आपका सही सुमेलित है। इसके बाद देखिए, जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, ये आपका दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो ये है दोस्तों मार्गेनथाउ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मार्गेनथाउ जो है राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय हित विश्व राजनीति के अंतिम और निर्णायक तत्व हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी या सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो है न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, इसमें से आपको बताना है कि कौन गांधी दर्शन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, न्यासिता या ट्रस्टीशिप, इसके अलावा नई तालीम या बुनियादी तालीम जिसको गांधी जी कहते हैं, हिजरत को भी गांधी जी ने जो है समर्थन दिया था या गांधी दर्शन से संबंधित है। वो कहते हैं कि हिजरत जो है हिंसा टाल सकती है और सत्याग्रही जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान बदल देना चाहिए ताकि वो हिंसा को टाल सके। तो यहाँ पर 3 और सर्वोदय जो है 4। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। गांधी दर्शन से न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय ये सभी जो है संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं या वी कमांड यानी हम आदेश देते हैं? तो सही उत्तर है मैंडेमस, ऑप्शन बी परमादेश। दोस्तों, परमादेश रिट का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं या हम हुक्म देते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपको बताना है लेसेज फेयर या असंबद्ध या हस्तक्षेप की नीति का संबंध किससे प्रभावित है? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, ए और बी दोनों से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हस्तक्षेप की नीति या लेसेज फेयर स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है, क्योंकि हस्तक्षेप का सीधा अर्थ ये है
कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसलिए ये स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष ये जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, निष्पादक बजट या परफॉर्मेंस बजटिंग के जो है आकलन के लिए भारत ने अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को कब नियुक्त किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1964 में। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। इस प्रश्न को आप कई बार देख चुके हैं, कई बार मॉडल पेपर में हल भी कर चुके हैं। दोस्तों, सीले जो है ये निश्चित भूभाग या टेरिटरी को राज्य का आवश्यक अंग या आवश्यक तत्व नहीं मानता था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 2017 में। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पूर्ण सदस्य बने हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद सही सुमेलित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों ये बड़ोदरा में स्थित है, अहमदाबाद में नहीं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी है सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली, ये भी आपका सही सुमेलित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये जोड़ा गलत है, क्योंकि रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है, अहमदाबाद में नहीं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है, यानी हु एडवोकेट द टू फैक्टर थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्जबर्ग। दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्विघटकीय विचारधारा का जो प्रतिपादन या वकालत है हर्जबर्ग ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित करना है आपको और उसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एडमंड बर्क ये रूढ़िवाद या परंपरावादी हैं, तो एडमंड बर्क रूढ़िवादी हैं। दोस्तों, रॉबर्ट नाजिक ये दोस्तों इच्छा स्वातंत्रवादी हैं। जेरमी बेंथम आप जानते हैं उपयोगितावादी, और मैकिनटायर समुदायवादी विचारक हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अगला प्रश्न है कि मार्टिन कैपलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति क्या होगी। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जब आप कैपलान के शक्ति संतुलन व्यवस्था या कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत के मॉडल देखते हैं तो सबसे पहली व्यवस्था जो है वो शक्ति संतुलन व्यवस्था है, और वो कहता है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था की सफलता जो है वो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और आगे चलकर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाती है। तो अगर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन यदि आयोग दोस्तों इसमें बाईपोलर सिस्टम या द्विध्रुवीय व्यवस्था को मानता है तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन उत्तर क्या होगा इसमें, क्योंकि शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जो है वो मार्टिन कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत में है कि जब शक्ति संतुलन व्यवस्था जो है इसकी सर्वाधिक संभावित परिणति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था होती है, और शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जब अपने परिपक्व रूप में आ जाती है तो वो कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिए 50-50 का मामला है। अगर जो द्विध्रुवीय व्यवस्था की बात करेगा तो ऑप्शन सी है, लेकिन शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जो कि मार्टिन कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत में वर्णित है उसकी बात करेगा तो यहाँ पर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक जो है राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये टिप्पणी किसने की थी। तो दोस्तों ये रूसो का कथन है। रूसो कहता है कि रिपब्लिक या
प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं हो पाता है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन या गुड गवर्नेंस का सार तत्व है? तो सही उत्तर है गुड गवर्नेंस में दोस्तों स्मार्ट प्रशासन, रिलायबल प्रशासन, उसके बाद अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पारदर्शी और जो है अकाउंटेबल प्रशासन जो है ये उत्तम प्रशासन का सार है। अगला प्रश्न है, कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता है? तो दोस्तों मैजनी, फिक्टे और रेमजेम्योर ये सभी विचारक भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सत्य की संप्रभुता गांधी जी की अवधारणा है क्योंकि वो सत्य को सर्वोच्च मानते हैं, सत्य को ईश्वर ही मानते हैं। नव मानववाद, दोस्तों नव मानववाद का जो विचार है ये नव मानववाद या उग्रवाद एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय का विचार है, अरविंद घोष का नहीं। अरविंद घोष ने दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार दिया है। सर्वहारा की तानाशाही B.I. लेनिन का है और नव प्रजातंत्रवाद या न्यू डेमोक्रेसी माओ त्से तुंग का है। तो देखिए जो ऑप्शन बी है नव मानववाद अरविंद घोष ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश के संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो उत्तर है ब्रिटेन की संसद को। तो ब्रिटेन की संसद को दोस्तों संसदों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड जो हैं ये नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, किसने कहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो ये कथन दोस्तों बकल का है, BUCKLE। बकल एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, वे अनुच्छेद कौन से हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच भारत के नागरिकों को समानता के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वैश्विक सदस्यता और सामान्य उद्देश्य ये कौन सा है? ये UNO हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों यूरोपीय यूनियन। और इसके अलावा क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य नाटो हो जाएगा। वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य ये आपका ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 2, 1, 4 और 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका इस मिलान का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कोफी अन्नान, बुतरस बुतरस घाली, कुर्त बाल्दीम और यूथांट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों एन एजेंडा फॉर पीस जो है सुरक्षा परिषद को सौंपने वाले महासचिव जो हैं बुतरस बुतरस घाली रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है ह्यूगो ग्रोसियस को। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है? तो उत्तर है ऑप्शन सी, ये कथन पॉल जैनेट का है। दोस्तों पॉल जैनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? ये कथन अरस्तू का है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है कब?
तो दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की ही तरह है। राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी करता है जब कोई ऐसी विकट स्थिति आ जाती है या कानून बनाना आवश्यक हो जाए जब संसद के दोनों सत्र चल नहीं रहे हों। राज्यपाल के संबंध में अध्यादेश जारी करने की शक्ति तब है या राज्यपाल अध्यादेश तब जारी करता है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की या कानून बनाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? ऑप्शन देखिए, प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। तो हूवर कमीशन अमेरिका में दोस्तों प्रशासन से संबंधित था। ये प्रक्रिया पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, तुर्की और पाकिस्तान। तो सही उत्तर है दोस्तों सेंटो जो है इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम है। सही उत्तर है इसमें यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका सेंटो का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र किसको देना पड़ेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसकी? तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में आप जानते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि एक सबके लिए और सिर्फ एक के लिए, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा और सभी राष्ट्र मिलकर आक्रमणकारी का प्रतिरोध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है यदि किसी एक राष्ट्र पर कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो जो उस संधि में या उस ग्रुप में शामिल सभी राष्ट्र होते हैं इस एक राष्ट्र का मुकाबला करेंगे। तो यहाँ पर तटस्थता जो है सामूहिक सुरक्षा की अनुमति नहीं देती है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, किसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ उसने स्वतंत्रता भी दी है? तो ये जेफरसन का कथन है, जो कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के या प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है राज्यपाल की सिफारिश के बिना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर सचिवालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। दोस्तों सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का वह महत्वपूर्ण अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1+33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो हैं न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेश के पुनरीक्षण यानी रिव्यू की शक्ति प्राप्त है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 137, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता, तो उत्तर है आपका ऑप्शन डी। सूची प्रणाली या जो लिस्ट सिस्टम होता है उसमें दोस्तों जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता को इंगित कर देता है। अगला प्रश्न है 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तकों में मिश्रित संविधान की अवधारणा दी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स। तो दोस्तों रिपब्लिक में जहाँ पर प्लेटो ने देखिए आदर्शवादी राज्य की कल्पना की है, वहीं द लॉज में वो व्यवहारिक राज्य पर उतर आता है और इस पुस्तक में उसने मिश्रित संविधान या मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की संकल्पना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न पत्र या जो आज का पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा था उसका लास्ट प्रश्न है
किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर या के टी शाह। तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान सभा के सदस्य के टी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि ये ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र सॉल्व किया। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में जो है 125 प्रश्न थे, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर अभी हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं और इनका उत्तर हम आयोग द्वारा आंसर की जारी करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। अन्य जो प्रश्न हैं उस आधार पर देखा जाए तो प्रश्न जो हैं उनका लेवल न तो बहुत अधिक कठिन है और ना ही बहुत अधिक आसान है और इसमें आप आसानी से 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र का लेवल बहुत न तो आसान है और ना ही बहुत कठिन है। तो ये था आज का जो हमारा वीडियो, इसमें हमने पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र हल किया और इस प्रश्न पत्र के द्वारा या इस वीडियो के द्वारा आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।